तो कहीं ना कहीं आप उन बिल्डर्स के लिए मुझे बताओ कि जो बिल्डर्स आज बिल्डर लाइन में घुसना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्या धुलेरा उनके लिए एक सही जगह है? मेरा तो सर उनके लिए तो सबसे बेस्ट जगह है। शुरू में 2-3 रेरा के प्रोजेक्ट आए थे अंदर एसआईआर के अंदर, वो रेरा के प्रोजेक्ट फिर से कब से आना चालू हो सकते हैं, लेकिन सबका एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तैयार हुआ है, आगे कब बढ़ेगा? तो सरकार की तरफ से इतना मैनेजमेंट है कि 20 से 25 लाख लोग किसी तरह की एक्टिविटी होती है वो बचते हैं, जो वेस्टेज आती है उसकी रिसाइकलिंग डे फर्स्ट रेडी है। तो हम बात कर लेते हैं, क्या धुलेरा के पास कनेक्टिविटी में सब कुछ है इंफ्रा के नाम से? तो क्या था ये 70 लाख से 2700 करोड़ का स्कैम? तो आने वाले युग की इंडस्ट्री डल रही है। एक किस्म से इसको है ना सेमिकॉन सिटी का भी नाम दिया गया। सपोजिंगली मेरा बजट है 1 करोड़ का और दूसरा ही पल मेरा बजट है 5 लाख रुपए का, तो मैं किस तरीके से धुलेरा में एंट्री ले सकता हूँ? अगर हम बात करें कोई सिटी एक फेलियर क्यों होगा, इस वजह से होगा कि गवर्नमेंट शायद सपोर्ट ना करे, कुछ ना करे, तो इनको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? तो दोस्तों, अराउंड द ग्लोब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती रहती हैं, लेकिन तब भी एक कंसल्टेंट के नाते एक हमारा धर्म बनता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, एक अच्छी लोकेशन दे, एक अच्छी जगह दे इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसको पैरामीटर्स पे नापा जाए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। तो उसी सिलसिले में, जैसे मेरे चैनल पे आप प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखते रहते हैं, तो आज ये पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं, तो आज जो लोकेशन रहने वाली है, सबके कानों में एक ही बात घूम रही है, धुलेरा, धुलेरा, धुलेरा। क्या है धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो गुजरात के अंदर है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव, इतिहास, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं हम धुलेरा को। तो तैयार हो जाइए, आज हम धुलेरा को, आज पूरा जो स्कैम लोग कहते हैं, तो स्कैम है या अपॉर्चुनिटी, उसको डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय भाई। अजय भाई 6 साल से धुलेरा के अंदर काम कर रहे हैं, ब्रिलेंटो होम्स नाम से कंपनी है, जो कासिंद्रा में ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है धुलेरा को लेकर। तो आज अजय भाई इस पे दृष्टि डालेंगे हमारी कि धुलेरा एक्चुअल है क्या? तो अजय भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के बहुत-बहुत अंदर। धन्यवाद ठीक है। आपका जैसे कि इस मैं स्वागत बात करता हूँ अजय भाई, धुलेरा बहुत चल रहा है, ठीक है? एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ की भी बात करो, सब जगह धुलेरा की बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बात के अंदर नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, और जब हुँ। भी हमारे देश के अंदर कोई भी चीज़ बन रही होती है, तो उसकी नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा फैलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना परिचय दे दें कि आप कितने साल से धुलेरा में काम कर रहे हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है धुलेरा को लेकर? मैं बेसिकली लॉकडाउन के बाद से 5 ईयर मानो आप 6 ईयर कंटिन्यू है। धोलेरा को कवर कर रहे हैं। धोलेरा को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमने स्टडी किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है और मान लो हर महीने न जाने कितने विज़िटर्स आते हैं। आपने कहीं नेगेटिव, पॉज़िटिव। इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके एक मिथक होता है कि लैंड जिस पे मैं खड़ा होके नहीं दे सकता, उसको मैं कैसे खरीदूँ? बिल्कुल, क्योंकि बहुत से पुराने टाइम पे बहुत से स्क्रैच है ना आपके मैप पे ही रह गए। तो बिल्कुल। लोगों की गलती नहीं है, एक फेलियर रहे हैं काफ़ी। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी कहीं उससे बड़ी है, कहीं उससे आउट है। वो धुलेरा जो है ना, धुलेरा प्राचीन काल के एक सभ्यता से जुड़ा हुआ शहर है। हुँ, बहुत से लोगों को पता नहीं 6000, 7000, 10,000 साल पहले ये समुद्र के किनारे की एक विरासत है, जो हड़प्पा संस्कृति के काल का एक हुँ, बहुत बड़ा शहर था, बिल्कुल, जहाँ एक व्यापार एक सुगम था। बिल्कुल, आप गए हो तो आपने देखा हो स्वामीनारायण के 9 मंदिर हैं टोटल, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल, से एक धुलेरा है। बिल्कुल। यदि हम भविष्यवाणी पे भी जाएँ, हुँ, आजकल भविष्यवाणियों का भी युग चल रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ भी एक भविष्यवाणी उन्होंने उस टाइम की थी कि आने वाले युगों में स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट तो बहुत बात हुआ। बिल्कुल, उससे पहले की भविष्यवाणी वहाँ के लोकल लोगों से आप मिलोगे ना, तो मेरे ख़्याल से 50-100 साल पहले बताते हैं कि किसी टाइम यहाँ मिट्टी जो है ना सोने के भाव से महँगी बिकेगी। बिल्कुल, अब वो युग उनकी पीढ़ियाँ याद करती हैं कि वो भविष्यवाणी सच थी, नहीं तो ये लोग कहते थे पता नहीं कब होगी, कौन-सी जनरेशन में होगी, कब होगा और पूरा बंजर एरिया है। ठीक है? क्योंकि पहले हज़ारों साल पहले समुद्र यहाँ तक था, वो धीरे-धीरे पीछे पीछे चला चला गया। गया। तो वो एक ड्रॉबैक के लिए इंडिया के लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी है। मोदी जी ने उसको अपॉर्च्युनिटी में क्रिएट किया, उसके लिए लैंडस्केपिंग आसान हो गई आपकी। आप जाओगे ना तो पूरा लेआउट दिखेगा आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर देख सकते हो और कनेक्टिविटी बेस्ट है। तो इस प्रकार से हमने इसको गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ हमने इसको समझ के स्टार्ट किया। बेसिक बात ये है। थोड़ा बैक में ही चलते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ आई हैं, ठीक है? हुँ, बहुत सारी फेल भी हुई हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल भी हुई हैं। हुँ, और हम बात करते हैं कि धुलेरा की शुरुआत कहाँ से हुई
ठीक है, और किस तरीके से प्लानिंग से बढ़ा है इनिशियल स्टेज से कि इसके फेलियर के चांसेस ज़ीरो के बराबर हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना कंट्रोल रखती है? बिकॉज़ जहाँ तक हम स्मार्ट सिटीज़ को देखते हैं कि जहाँ तक है गवर्नमेंट अनकंट्रोल होती है, पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, चीज़ें बिल्कुल। सरकारें बदलती हैं तो चीज़ें पैसा फंडिंग रुक जाता है, चीज़ें रुक जाती है। तो कहीं न कहीं धुलेरा का क्या पास्ट क्या है, अभी प्रेज़ेंट हुँ, तक क्या सिनेरियो बन चुका है? उस पे बिल्कुल। थोड़ा-सा जानना चाहूँ। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इंद्र भाई। पहली बात तो स्मार्ट सिटी नहीं है, ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी अकेली है। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडिया में 30-32 और भी अनाउंसमेंट है। बिल्कुल। स्मार्ट सिटी का मतलब है ऑलरेडी कहीं आपका शहर बसा हुआ है, उसके साथ जॉइंट कोई शहर बनता है, उसको स्मार्ट सिटी का रूप दिया गया। बिल्कुल। तो वहाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर होते हैं, किसी ने अपना मकान बना रखा है, वो स्टे ले आता है, किसी का फार्म हाउस है, किसी हुँ, की ऑलरेडी पुरानी रोड आई हुई है, उसका लैंड का ऑलरेडी इश्यू है। तो यहाँ ये सारे इश्यू हैं ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जैसे हम फार्म हाउस पे खेत बनाते हैं ना, एक बिल्कुल, उदाहरण के तौर पे, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल मिट्टी-मिट्टी है, कुछ नहीं है, आपको जहाँ स्क्रैच आप बनाओगे वहीं बना लो। बिल्कुल। तो कोई इश्यू नहीं होता है। ऑलरेडी आपका पुराना घर है, उसको तोड़ के बनाना, रिनोवेट करना, उसमें बहुत काफ़ी टाइम इश्यू आते हैं। बिल्कुल, तो एक तो ये, दूसरा रहा आपने सरकार के इंटरफेयर्स की बात की, तो इसको सरकार ने ना एसआईआर धोलेरा एसआईआर बोलते हैं। बिल्कुल। एसआईआर इसलिए बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है ये। ठीक है, ये एक एक्ट बना दिया सरकार ने, ठीक है। ताकि जो गवर्नमेंट चेंजेज़ हों, क्योंकि देखो इंडिया में क्या हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। और ये हर टाइम इश्यू रहता ही है, हुँ, पॉलिटिकल इश्यू भी रहता है, तो अदर चीज़ों में आता ही आता है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बिज़नेस को ही होता है, बिल्कुल। कहीं भी चले जाओ। तो 2009 में ये जब प्रोजेक्ट बना, तो उस टाइम मतलब सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी जी थी नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस की है। बिल्कुल, तो उस टाइम सीएम मोदी जी थे और बिल्कुल। सेंटर में मनमोहन सिंह जी थे। हुँ, फिर भी ये शहर डेवलप हो गया, तो अब हुँ, कंट्रोवर्सी तो वहीं खत्म होगी, लोगों को कुछ ना हुँ, भी पढ़े तो समझ में आता है बिल्कुल, कि बिल्कुल एंटी लॉबी और इसको डिजाइन कर दिया गया, तो कुछ तो स्पेशल किया होगा ना। बिल्कुल। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया जिसमें 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 51% शेयर स्टेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का। गवर्नमेंट का रहेगा। उसके बाद थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि एकॉम और हेल्प्रो नाम की कंपनी का रोल आता है, कि इनका हुँ, बहुत बड़ा रोल रहा है। जी बिल्कुल। प्लस यहाँ पे लैंड पूलिंग का क्या रेश्यो है? और उस लैंड पूलिंग के बाद बहुत लंबा टाइम लगा, 4 साल के आसपास का। उस लैंड पूलिंग के अंदर हुँ, क्या गवर्नमेंट के पास आज की डेट में यहाँ पे कितनी लैंड है? जो आगे जाके हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट का क्या मेजर रोल रहने वाला है, और पुरानी सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट के रोल्स बहुत कम रहे हैं। ठीक है? दैट्स द रीज़न बीइंग बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। फेलियर्स के उस बिल्कुल, तरफ भी बिल्कुल। गए। देखो पुरानी जो भी सिटी रही है ना, जो नियर बाई, जैसे लोग लवासा की चर्चा कर लेते हैं, मैं हुँ, नाम भी ले लेता हूँ एक हुँ, सिटी का, जो पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति विशेष से या एक गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट रहे। हुँ, इसमें ऐसा नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बराबर के भागीदार है, पहली हुँ, बात तो ये। हुँ, दूसरा, इसमें पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, प्राइवेट पार्टी का रोल नहीं। इसमें आप ये मानो मोटा-मोटी हम फिगर निकालें आज की डेट में, लैंड पूलिंग के बाद, हुँ, लैंड पूलिंग का ये रेशियो ही लगाया गया, जितनी भी फार्मर के पास लैंड थी, उसका 50% लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुँ, और 50% उसको फाइनल प्लॉट के रूप में रोड रास्ते लगा के सरकार ने उसको, और सरकार उसको डेवलप करके देगी, हुँ, बिना डेवलप नहीं देगी। रोड, रास्तों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सरकार का है वहाँ। हुँ, तो फूला गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक बार लैंड ले ली, प्रोजेक्ट आ गए, फिर उनके दम पे चल रहा है। पूरा सरकार जैसे एक बिल्डर एक प्राइवेट कॉलोनी को विकसित करता है ना, पूरे शहर को उस प्रकार से विकसित होगा। सिंपल आम आदमी के आप ये समझो, जब हम किसी से फ्लैट या विला बाई करते हैं, हुँ, तो वो ये बोलता है कि हमें इस कब पोज़ीशन मिलेगी। पोज़ीशन का हुँ, मतलब है पूरा स्ट्रक्चर, रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसने कमिटमेंट किया है घर का, पार्क का, वो सब बनाने के बाद आपको की मिलती है। सेम प्रोजेक्ट आप डिट्टो मान सकते हो गवर्नमेंट की साइड से, जो धोलेरा की है ना, सब कुछ बनने के बाद आपको हैंडओवर होगा। यही लोगों को समझने में फ़र्क है कि सरकार सरकार वहाँ पे नेशनल एक्सप्रेसवे बना रही है। आप जब भी जाओगे ना, तो छठा नेशनल एक्सप्रेसवे है इंडिया का। आप इतनी जगह घूमे हो इंद्र भाई, दिल्ली में पॉपुलेटेड शहर में रह रहे हो आप, 3-4 बार मेरी नॉलेज में भी आपकी विज़िट हुई, इसके अलावा भी आप काफ़ी बार गए हो हुँ, अपने लेवल पे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पूरा बंजर एरिया है, अभी तो वहाँ इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, फिर भी नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बिल्कुल। एयरपोर्ट बन रहा है, तो सरकार की हुँ, डेंसिटी तो वहाँ दिखती है हुँ, ऑटोमैटिकली। बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो यहाँ पे इंफ्रा आया, तो गवर्नमेंट ने कितना सर्वे किया उसके लिए? और उसमें मेजरली जो हेल्प्रो ने मास्टर प्लान बनाया, एकॉम ने यहाँ पे कनेक्टिविटीज़ और सब चीज़ों का ध्यान रखा। तो उसमें किस तरीके से इन्होंने ज़मीनी स्तर से काम किया कि यहाँ पे इस सिटी को 100 साल आगे जो बोलते हैं, हुँ, हुँ। मैं इस चीज़ पे क्लैरिफ़िकेशन चाहूँगा कि 100 साल आगे के लिए तैयार है, तो वो किस तरीके से तैयार है? एल्क्रोम कंपनी है ना, जो यूएसए बेस्ड कंपनी है, और अपने आप ने आप गूगल सर्च करोगे तो उसका इतिहास पता चल जाएगा, कितने बड़े लेवल पर उन्होंने
वो जो मास्टर प्लान की जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट 5 साल में उन्होंने तैयार करके दिया। 5 साल में सोल टेस्टिंग हुई, कहाँ मिट्टी लोड ले सकती है, कहाँ की मिट्टी अच्छी है, कहाँ हम सोलर डालेंगे, कहाँ आप 50 माला की परमिशन, 150 मीटर की हाइट की परमिशन देंगे, कहाँ इंडस्ट्रियल लोड डल सकता है। वो पूरी टेस्टिंग के बाद उस मैप को डिज़ाइन किया गया और पूरा वेल डिज़ाइन शहर है कि कहाँ क्या बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग वेल मैप्ड है। एक छोटा-सा माइक्रो से माइक्रो लेवल का उदाहरण देता हूँ, आप जब भी विज़िट करोगे, अभी जो फ़ेज़ रिलीज़ कर दिया सरकार ने, उसमें जैसे ही रोड चेंज होगा, पौधे प्लांटेशन भी चेंज हो जाएगी। हुँ, इसी लेवल से आप लगा लो। दूसरा रही मान लो 100 साल की बात, तो ये डिग फ्री शहर है सर। हुँ, आप जब भी जाओगे इसमें रोड जो बनना होगा ना, रोड टूटेगा तो ही रोड के काम के लिए टूटेगा। अदर वर्क के लिए कभी भी रोड को नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बराबर में पूरा सीवरेज डाला गया है, ड्रग फ्री सिस्टम है। आपके जितना बारिश का पानी आता है, जैसे मोस्टली हम बारिश के सीज़न में बैठे हैं, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली लगा लो, मुंबई लगा लो, मतलब कोई भी बड़ी सिटी पकड़ लो हुँ, या मिड कम सिटी हो, एक दिन की हुँ, बारिश में वहाँ बुरा हाल हो जाता है इंडिया में। बिल्कुल। यहाँ उसके लिए ड्रेनेज डे फर्स्ट से डाली गई। बारिश के लिए अलग ड्रेनेज है, फैक्ट्री का वेस्टेज आएगा उसके लिए अलग ड्रेनेज है, आपके हाउस के लिए जो वेस्टेज जाएगी उसके लिए अलग ड्रेनेज है, पीने के पानी के लिए अलग है, आईसीटी की जो पाइपलाइन है वो नीचे से अलग है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है ना रोड के नीचे डाला गया है और इस हिसाब से डाला गया है कि 200 साल उसमें कोई वर्क स्पेशली ना करना पड़े, ताकि 200 साल जो सिटी बसेगी ना, उसमें जब और सबसे बड़ी बात है कि 76% इंडस्ट्रियल है, ठीक है। कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल, तो हैवी लोड होने वाला है, सरकार को पहले से हुँ, पता है। तीसरा तो वो कचरे का जो ढेर है ना, आज एक इशू होता है वह, दिल्ली में भी बिल्कुल। कभी केजरीवाल जी ने बोला, कभी और गवर्नमेंट ने आई, कभी कांग्रेस, कभी जो भी गवर्नमेंट आई, सब ने बोला इसको उठा लेंगे। लेकिन हैवी इशू ये है कि जितना प्लांट से उठ रहा है उससे ज़्यादा मटेरियल वहाँ पोस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा। उसके लिए डे फर्स्ट से स्क्रैच है, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ सब चीज़ें आपके अंडर पाइप सारी चीज़ें बेस्ट डे फर्स्ट। आज भी कोई जाने के लिए बसेगा, तो सरकार की तरफ से इतना मैनेजमेंट है कि 20 से 25 लाख लोग किसी तरह की एक्टिविटी होती है वो बचते हैं, जो वेस्टेज आती है, उसकी रिसाइकलिंग डे फर्स्ट रेडी है। ठीक है। अब दूसरी बात जो इसके अंदर आती है हमारी निकल के, हम थोड़ा-सा इसके नक्शे के ऊपर चलते हैं अब। जैसे कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जी, तो जी। क्या ये पूरा पूरा एरिया रेडी होगा? और जो एरिया रेडी होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या-क्या डिवीज़न किए हैं? क्या सिटी में बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, पानी चाहिए होता है, बिजली चाहिए होता है, जी, जी। हर तरीके की चीज़ होती है। ये भी सुनने में आता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट हुँ, सिटी होगी, इसको अपने पानी, बिजली सब चीज़ के संसाधन ये अपने खुद जुगाड़ने वाली बिल्कुल। है, ठीक है? आने वाले टाइम में भी इंफ्रा इसका बहुत डेवलप होने वाला है। कनेक्टिविटी गुजरात के अंदर ही बहुत इसकी बनने वाली है बिकॉज़ ये समुद्र के भी पास है, गल्फ ऑफ हुँ, खंबात हम जिसे हुँ। कहते हैं। तो थोड़ा-सा इसके नक्शे पे बात करते हैं, तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में क्या-क्या है? 920 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलप होगा। ठीक है। बाकी जो क्लस्टर ज़ोन है, वहाँ गवर्नमेंट अपने लाइटवेटेड प्रोजेक्ट लेके आएगी, जो शहर के लिए कभी भी आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट के और शहर के लिए यूज़ होंगे। ऐसा नहीं वहाँ कुछ नहीं लगा, जैसे सोलर का प्लांट आप गए हो, लगा हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल। 5000 मेगावाट का पैनल लगेगा उसमें। 300 मेगावाट रनिंग है आज के डेट हुँ, और 1000 मेगावाट के पैनल ऑलमोस्ट रेडी हैं लग के, ठीक जो है। कभी भी उनका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। 422 स्क्वायर किलोमीटर में सरकार इसको सिटी सेंटर जो मॉल वगैरह की नीड के लिए, आपकी हाई राइज़ बिल्डिंगें जहाँ ऑपरेशन करने के लिए चाहिए, फिर आपका रेजिडेंशियल पार्ट है 24-26% के करीब, ठीक है सर? बिल्कुल। फिर आपका इंडस्ट्रियल पार्ट है, आईटी एंड नॉलेज है, आपका विलेज बफर ज़ोन है, जो ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र है उनके साथ लगती हुई ज़मीनें हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन है, जहाँ स्टेडियम वगैरह के लिए यूज़ होगी, ठीक है? टूरिज़्म है। इस प्रकार से पूरे 9 ज़ोनों में बाँटा गया है और कहाँ मिनिमम 18 मीटर से 70 मीटर के रोड है, डे फर्स्ट से। मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ दिया गया है। 70 और 55 मीटर जो रोड है, उनमें मेट्रो कनेक्टिविटी आज डे फर्स्ट से प्लान है, ओके। सरकार की तरफ से। लॉजिस्टिक के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, 74% इंडस्ट्रियल हब है ये। तो लॉजिस्टिक का पार्ट भी यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ दी गई है। ठीक है। भीमनाथ जंक्शन इसके पास सबसे बड़ा, पड़ेगा तो वो एसआईआर से बाहर, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन अब रेलवे के लिए भीमनाथ जंक्शन होगा। तो यहाँ जो सोलर पैनल लग रहे हैं, जो लगा रही है, जो कोस्टल एरिया में लग रहा है बेसिकली टाटा लगा रहा है आई थिंक हाँ सो जी, हाँ। एंड रिन्यू पावर सोलर पैनल बनाती है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? ये क्या कैपेसिटी से बन रहा है? ठीक है और दूसरी बात जो आती है यहाँ पे पानी का क्या सोर्स रहेगा? बिकॉज़ नॉन कल्टीवेशन लैंड है, तो नीचे का पानी सीधा नहीं पी सकते आप। हुँ। ठीक है, तो कैसे रहेगा इसका? सर 5000 मेगावाट का आप देखोगे ना, तो लगभग हम पॉपुलेशन क्या बड़े माने तो बिहार पूरा स्टेट चल सकता है। उतनी कैपेसिटी एक शहर के लिए तैयार की जाए। मतलब कहने के लिए आत्मनिर्भर शहर होगा। यहाँ पानी की व्यवस्था अपने आप है, समुद्र के किनारे है, शहरों से दूर है, पूरा एआई आप चेक करोगे तो पूरा एयर
फ्री, बिल्कुल क्वालिटी की एयर आपको मिलेगी। और पानी का जो कलेक्शन है ना, अब जैसे बारिश में जाएंगे कोई भी कस्टमर तो देख के कहते हैं यार बहुत पानी है, कैसे क्या होगा, लेकिन उस कैनाल को आप देखोगे ना तो सरकार का एक मॉड्यूल समझ में आता है कि जो सबसे बेस्ट चीज है ना उसको बिल्कुल उसमें कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, उसका यूज कर लिया। उसकी रेन वाटर कलेक्शन जो होगा, सिंगापुर का जो मॉडल है ना, जितना बारिश का कलेक्शन है वो कैनाल के अंदर हो और कैनाल से ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और वो पीने के लिए सप्लाई हो। यदि ओवरफ्लो होती है तो गल्फ ऑफ खंबात इसके बिल्कुल नजदीक है, वहां उसकी ड्रेनेज को छोड़ दिया जाएगा। ये पहला शहर होगा इंडिया का, आप 60 दिन कंटिन्यू बरसवा दो फिर भी यहाँ रेन वाटर रुकेगा नहीं जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा। और अभी तो आप जाओगे ना, अभी तो आप थोड़ी थोड़ी पिक्चर आपको शहर की दिखनी शुरू होगी। जब हम लोग गए थे तो लगता था कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट डल रहा है, रिन्यू का प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया है, जापानी कंपनी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, फायर स्टेशन का काम चल रहा है, ठीक है सर, हॉस्पिटल के 100 बेड का काम चल रहा है। तो अब तो कंस्ट्रक्शन आपको दिखने लग गया, अगले 2 साल में स्पेस दिखेगा नहीं आपको। जैसे कि हमारी इस पे बात हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेजर कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, टाटा, रिन्यू पावर, ठीक है, ये कंपनीज तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, काम स्टार्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट क्या इनको सपोर्ट कर रही है? क्या इनको, अगर हम बात करें कोई सिटी एक फेलियर क्यों होगा? इस वजह से होगा कि गवर्नमेंट शायद सपोर्ट ना करे, कुछ ना करे, तो इनको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? और किस तर्ज पे इनको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए? क्योंकि एक सिटी, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल फोकस दिखता है और रेजिडेंशियल्स की तरफ नहीं है, ठीक है? तो उस पे क्या आपका पॉइंट रहता है कि क्यों यहाँ, कब तक यहाँ पे अच्छी खासी, अगर मैं बात करूँ 400 कंपनियों की हम बात करते हैं, 400 कंपनियाँ कब तक ऑपरेशनल हो जाएँगी? कंपनियों की जहाँ तक बात करो ना, तो अभी इंडिया में सबसे सपोर्टिंग गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट है। बिल्कुल। आपको बिजली के बिल पे रियायत कंपनी दे रही है, लैंड में कंपनियों को सपोर्ट कर रही है सरकार। दूसरा, लोकेशन अपने आप में सपोर्ट कर रही है। ये गल्फ ऑफ खंबात के बिल्कुल पास है, मुद्रा पोर्ट इसके पास पड़ता है, पिपरिया पोर्ट इसके पास पड़ता है, कलस्पर डैम के नाम से सरकार लेके आ रही है। तो इंटरनल जो कनेक्टिविटी है ना इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें सरकार बना रही है, ठीक है। और पोर्ट इसके साथ लग रहे हैं। जब भी बाहर से कच्चा मटेरियल आएगा, मान लो कोई प्लांट दिल्ली है, उसके लिए 1000 किलोमीटर से प्लांट आ रहा है, कच्चा मटेरियल फिर तैयार होगा, ऑल इंडिया सप्लाई होगा, तो वो कॉस्टिंग अपने आप में ही लो हो रही है यहाँ पे। दूसरा, गवर्नमेंट उसको सब्सिडरी में, लैंड की कॉस्टिंग में, उसके साथ बिजली के कंपनसेशन में जो रिबेट मिलनी है वो आज इंडिया में सबसे लोएस्ट रेट पे है। दूसरा, आप शहर की लोकेशन देखोगे तो पूरे 100 किलोमीटर के रेडियस में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल शहर है। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इस लेवल पे है कि वहाँ कच्चे माल का आदान प्रदान आपको बहुत सस्ते रेट पे होने वाला है। ठीक तो है। उनके लिए प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इस गवर्नमेंट इसको टाइटल कर रही है। दूसरा, गुजरात गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल पॉलिसी बना रखी। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, बाकी इंडस्ट्रियां तो आ ही रही हैं, ऑल इंडिया लगी हुई भी हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अभी तक 6 प्लांट का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, बिल्कुल। जिसका ये मानो 2 लाख करोड़ के करीब का बजट है, बिल्कुल। जिसमें से 91,000 करोड़ का फंड सिर्फ धोलेरा डल रहा है, यानी कि बिल्कुल। 50% पार्ट सिर्फ धोलेरा है। बाय टाटा। 6 में से एक हुँ। टाटा और ताइवान की पावर चिप के कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है, हुँ। और उसमें लगभग 300 करोड़ चिप हर साल प्रोडक्शन होंगे, हुँ। और 50,000 एक वेफर में 5,000 चिप होती है। तो 300 करोड़ चिप वो है जो आने वाले इंडस्ट्री का युग है। आप कहीं मतलब किसी भी 4 व्हीलर का प्लांट डला हुआ है, वो हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए तो कहीं और भी शिफ्ट हो जाए। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें 188 एकड़ में लग रहा है, दूसरा मैं बता दूं, और 88 एकड़ में अभी टाटा ने और अपनी रेजिडेंसी, अपने स्टाफ की हायरिंग के लिए किया है। बिल्कुल। और सोर्स की बात करें तो अभी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ताइवान टाटा ने कुछ लोगों को भेजा है जो ट्रेनिंग लेके सेमीकंडक्टर। तो आने वाले युग की इंडस्ट्री डल रही है। एक किस्म से इसको है ना सेमिकॉन सिटी का भी नाम दिया गया है। कोई भी आपका व्यूअर गया हो तो एयरपोर्ट पे भी स्पेशल आपको सेमिकॉन सिटी के नाम से बोर्ड लगे। बिल्कुल। तो युग परिवर्तन वाली इंडस्ट्री आने वाली है, और युग परिवर्तन वाला ही शहर है ये। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड में प्लेटिनम रेटेड शहर है सर। बिल्कुल। तो अदर जो फेलियर रहे, अदर चीजें रहे, उनसे इसको कंपैरिजन ही ना करो, एक आउटस्टैंडिंग आपको शहर मिलेगा ये। जैसे आज 2009 से ये कहीं न कहीं माइन से लेकर 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। आज तक ये स्टेज पर हम पहुँच चुके हैं। लेकिन सबका एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ़ 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तैयार हुआ है, आगे कब बढ़ेगा? हम्म। नहीं, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग से इतना ही होना था, ऐसा नहीं। लोगों को तो क्या होता है ना, बंजर लैंड है, भैया आपने चर्चा कर ली, 2009 में हुँ। मैप आ गया तो आदमी सोचता 2 साल में तैयार हो जाएगा। हुँ। गवर्नमेंट की प्लानिंग से फर्स्ट फेज 2022 में रिलीज होना था, जो 1 साल डिले है। ठीक है। सेकंड फेज 2032 में। सेकंड फेज में 137 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप होगा। हुँ। अब जो बना है ना, इसका 12 गुना हो गया, बिल्कुल। ठीक है। और जो बचा हुआ है वो थर्ड फेज में होगा।
ठीक है। ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। जब आप इसकी गाइडलाइंस पढ़ोगे तो गवर्नमेंट ने कहीं ये नहीं कहा कि हम 5 साल में इसको डेवलप कर देंगे। गवर्नमेंट ने 3 फेज का इसका अनाउंसमेंट किया था कि पहला फेज 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ही, सेकंड फेज 137 स्क्वायर किलोमीटर और थर्ड फेज रेस्ट जितना भी रहेगा वो थर्ड फेज में डेवलप, वो ठीक है। 2040 में जाके इस नक्शे को थोड़ा-सा हम सिम्प्लीफाई करते हैं। इसमें ज़ोनिंग वाइज़ डिवाइडेड है, शायद फ्यूचर लीनियर कुछ आता है। तो किस ज़ोनिंग्स में किन-किन ज़ोन में इसको डिवाइड किया गया आज के टाइम में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो? अभी जो डेवलप हो गया उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। जो आपने 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की चर्चा की, वो एक्टिवेशन बोलते हैं। एक्टिवेशन का मतलब रेडी टू मूव है वो। ठीक है। सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ रेडी कर दिया, रोड, रास्ते, पानी की सप्लाई है, अब ड्रेनेज का काम है, सीवरेज का काम है, आईसीटी का काम है, वो सब रेडी है। सेंसर वगैरह सब ओके। अब सेकंड फेज जो बोलते हैं, जो 137 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप होना है 2032 तक, हुँ, सरकार के टाइमलाइन में, हुँ, वो उसको लीनियर का वर्ड दिया गया है। लीनियर लीनियर का मतलब अभी संभावित जो है हुँ। नेक्स्ट, और जो रेस्ट जो बच गया उसको फ्यूचर का वर्ड, जो अंतिम में क्रिएट हो। अंतिम जो लास्ट में। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है अजय भाई कि हम एक चीज़ पकड़ के चलते हैं, बोलिए। हम यहाँ पे जो सेक्टर प्लानिंग की बात करते हैं जो हेल्को ने किया, ठीक है? हम्म, इसमें कैसे हेल्को ने किया? क्या आज सेक्टर प्लान्स हैं, लोग अपने जो प्लॉट खरीद रहे हैं, बेशक अब उस लोकेशन पे नहीं जा सकते बिकॉज़ गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। हम्म, लोगों का एक सवाल होता है कि जिस ज़मीन पे जाके मैं खड़ा नहीं हो सकता, वो कैसे ले लूँ? ठीक है। तो इस पे थोड़ा-सा चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करी है कि नक्शे पे जाके सब कुछ देखो प्लानिंग सिटी की कैसी ऐसी ही होती है जहाँ तक मुझे पता है मैं एनसीआर में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कोई भी हो। तो किसी भी डेवलपमेंट सोसाइटी का पोज़ीशन पहले दिन नहीं मिल सकता हमें। तो यहाँ पे कैसे इंसान जो लैंड्स है उसके सेक्टर प्लानिंग्स हैं, क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, क्या टाउनशिप प्लानिंग्स के कोई सेक्टर्स हैं, कैसे है? इसका जो बेसिकली सरकार ने बनाया 6 टीपी बने हुए हैं, ठीक टीपी है, 1 से लेकर 6, और उसके बाद सेक्टर की बात करें तो वो 27 सब टीपी बोलते हैं, 27 सब टीपी में डिवाइडेड। ठीक है, वहाँ आपका प्लॉट ऑलरेडी उसको एफपी बोलते हैं और ओपी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ सरकार ने अभी पूरा तरीके से वर्कआउट कर दिया कि कौन सा आपको फाइनल प्लॉट मिलने वाला है जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाले, उसको फाइनल प्लॉट एफपी का वर्ड दिया गया है। और जो प्रपोज्ड है, जहाँ कुछ संभावनाएं हैं चेंज की, जैसे 2040 तक जो बनना है उसमें कुछ हो सकता है, कुछ चेंजमेंट हो जाए, कुछ रोड बढ़ा दे सरकार या कोई फैसिलिटी बढ़ा दे या कोई थोड़ा बहुत आपका प्लॉट किसी और रोड पे आ जाए, तो वो उसको 2040 तक उसको दिया गया, उसको ओपी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब वहाँ पे आपको प्लॉट, सरकार आपको ज़ोनिंग का सर्टिफ़िकेट, कौन से ज़ोन में आ रहा है, अब किसी से आप ज़मीन बाय कर रहे हो, तो आपको कस्टमर को क्या पता हो किस ज़ोन में आएगा, कौन से ज़ोन में, क्योंकि ज़ोन के हिसाब से भी रेटों में बहुत डिफरेंशिएशन है। रोड के हिसाब से गाइडलाइंस में बहुत डिफरेंस। रोड तो है ही, अपने को दिखने में छोटा-बड़ा तो है ही, 18 मीटर से लेके 70 मीटर तक के रोड है। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन के, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो लोगों के लिए रोड और जोन का सर्टिफिकेट डीआईसीएल धोलेरा की जो बॉडी है ना, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, वो उस जोनिंग को सर्टिफाइड करके अपने एक कॉपी रजिस्ट्री के साथ लगती है। और वो मैप जो है ना, मैप में हर चीज नामांकित है कि आपका प्लॉट कितने बाय कितने मीटर का है। ओरिजिनल खेत पे आप जाके आ सकते हो, लेकिन डायमेंशन क्या होता है ना, प्लॉट हो सकता है खेत से दूर की पोजीशन पे आ रहा हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पब्लिक फैसिलिटी बहुत चीजें बनानी है वहाँ, बिल्कुल। पार्क भी बनाने हैं, कॉमन अम्यूनिटी की चीजें भी बनानी है। जो गवर्नमेंट यहाँ लैंड दे रही है, वो क्या फ्री होल्ड है? नहीं, गवर्नमेंट जो लैंड दे रही है वो लीज पे दे रही है। और दूसरा, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट राइट करके देना पड़ेगा कि आप क्या लेके आने वाले हो, क्या चीज़ें हैं, किस टाइम तक उस प्रोजेक्ट को लेके आओ। तो बाउंडेशन के साथ दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ों में कुछ रिलैक्सेशन भी दे रही है कुछ चीज़ों, क्योंकि उस इंडस्ट्रियल शहर को खड़ा करना है। बिल्डर जो दे रहे हैं या फार्मर जो दे रहे हैं वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आपके नाम रजिस्ट्री होगी, आपकी इच्छा हो, आपके पास बजट हो तो उसको कंस्ट्रक्शन करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं आपका प्लॉट पड़ा है। एक क्वेश्चन है कस्टमर्स को समझाने के लिए कि अगर मान के चल लीजिए मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे धुलेरा में इंडस्ट्री लगाना है, ठीक है? ठीक है। आज मुझे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है उसके अंदर। गवर्नमेंट ने कितना सिम्प्लीफाई स्ट्रक्चर को बना रखा है कि मैं कैसे जाके गवर्नमेंट से मुझे 50 एकड़ चाहिए, मेरे को 1 साल में इंडस्ट्री लगाने को तैयार हूँ। तो इससे लोगों को ये पता लगे कि इतना सिम्प्लीफाई स्ट्रक्चर कभी दुनिया में शायद बना ही ना हो, ठीक है? तो क्या स्ट्रक्चर है कि कैसे मैं गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? ये बहुत मुश्किल है, बाबुओं के बिल्कुल। पास जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा या गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है? नहीं, यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर है सर, यहाँ इतना इजी अभी तक इंडिया में कहीं भी नहीं है। हुँ, सिंगल विंडो ऑप्शन है। आपको एक अपनी रिक्वायरमेंट की एक एप्लीकेशन देनी है। हुँ, 7 डेज में गवर्नमेंट के जितने भी अप्रूवल होते हैं आपकी इंडस्ट्री डालने के, वो गवर्नमेंट के अधिकारी बैक एंड पे अपने आप करके देंगे। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल को कहीं नहीं घूम रहा, फाइल टू फाइल, फाइल टू फाइल, और विद इन टाइम बाउंडेशन के साथ है वो। ऐसा भी नहीं है सिंगल विंडो तो बना दिया,
आप 4 महीने से आपकी फाइल कहाँ प्रोसेस है आपको वही पता नहीं है। हम्म, वो जितने भी एनओसी वगैरह होते हैं जो अमूमन इंडस्ट्रियल के लिए 1 साल निकल जाता है, कभी उस दफ्तर में कभी इस दफ्तर में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिंगल विंडो ऑप्शन है। एक विंडो पे आप एप्लीकेशन दो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री आप लेकर। यहाँ रेड जोन इंडस्ट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ठीक पूरी है, तरह ग्रीन शहर बनेगा, पेड़ पौधे लगा के बिल्कुल। हवा के लिए पोल्यूशन, मतलब एयरपोर्ट भी शहर से बाहर है हम्म, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। हम्म। इतना भी ध्यान रखा गया। ठीक है सर, वो सिंगल विंडो में आपके सारे काम हो, इंडस्ट्रियल इजी टू जैसे वर्क। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारी मेजर 4 कनेक्टिविटीज़ आती हैं, जो एक सिटी को चाहिए होती हैं। चाहे नोएडा की ही बात कर लें तो आज एयरपोर्ट इतने सालों के बाद आज मिल रहा है नोएडा को एयरपोर्ट, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, क्या धुलेरा के पास कनेक्टिविटी में सब कुछ है? सर जितनी कनेक्टिविटी धुलेरा ना, अभी तो और सिटी में भी है नहीं। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी तो समुद्र लग रहा है, हुँ, पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल रही है जो जो दिल्ली को नहीं पिपवा मिल पोर्ट है आई सकती। थिंक सो उसको हाँ, एक्सपेंड किया जा रहा है। पिपरिया भी है, मुंद्रा पोर्ट भी है, और कलशपुर नाम से एक डैम लेके आ रहे हैं, उसको भी मिनी पोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। हुँ, फिर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरकार दे रही है, और सबसे बड़ा वो कार्गो दे रही है, हुँ, और वो इसी साल स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर ओके, में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है। तीसरा आपकी नेशनल एक्सप्रेसवे की रोड से कनेक्टिविटी दे रही है। चौथा आपका कॉरिडोर जो लाइन है, जो दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उससे कनेक्टिविटी, फ्रेट फ्रेट कॉरिडोर, कॉरिडोर को उससे कनेक्टिविटी दे रही है। ठीक है। तो ये 4 ही कनेक्टिविटी होती है, चारों शहर के अंदर है। और मेट्रो की कनेक्टिविटी 5वीं प्लस पॉइंट है, जो अभी जो शहर बनने के बाद जैसे दिल्ली हो गया, अब नोएडा आ जाएगी। नोएडा से भी मेरे ख्याल से पूरे नोएडा में आपको आज की मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, एक बिल्कुल, सीमित एक ही लाइन है। बिल्कुल, वहाँ डे फर्स्ट से मेट्रो की कनेक्टिविटी सरकार देने जा रही ठीक है। तो इसके अंदर अजय भाई एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्या धुलेरा में 5 लाख में प्लॉट मिलता है? है। प्लॉट तो 5 लाख में मिलता है नहीं भाई, नहीं दुलेरा के आउटसाइड मिलता है। दुलेरा के इनसाइड देखो, 2 सेगमेंट हैं, एक दुलेरा शहर के इनसाइड और दुलेरा के आउटसाइड। जो अप्रोच रास्ते निकल रहे हैं या स्टेट हाईवे निकल रहे हैं, उन पे कॉलोनियां गुजरात गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हैं। तो जो डेस्टिनेशन अभी थोड़ा दूर है वहाँ सस्ते प्लॉट भी हैं, जो हैवी ट्रैफिक है वहाँ थोड़े हैवी भी हैं, कोस्ट की लैंड पे इफेक्ट पड़ता है। सस्ते भी हैं, लेकिन कस्टमर के लिए वेरीफाइड लोकेशन होना बहुत जरूरी है। लोग ऐसी जगह भी प्लॉट दे रहे हैं सस्ते जहाँ आप जा नहीं सकते, आज की डेट में रोड नहीं बना हुआ। तो इनसाइड में तो क्या है, मिनिमम आपका 350 स्क्वायर यार्ड का, मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर का आपका कॉर्पोरेट होना चाहिए जी, बेसिकली। तो लगभग 350 स्क्वायर यार्ड से प्लस बैठता है, उससे नीचे आप कॉलोनी नहीं कर सकते। इनसाइड ऑफ एसआईआर, एसआईआर। ठीक है। दूसरा, एक्टिवेशन के अलावा नहीं दे सकते। सरकार की सिंपल पोजीशन, जब आपको ही पोजीशन नहीं मिली तो आप इन्वेस्टर को पोजीशन कहाँ से दोगे? इसमें एक क्वेश्चन है, हम इन्वेस्टर्स को सुनने में भी ठीक लगेगा। हाँ। क्या इनसाइड के अंदर 350 गज लेना सही है? नहीं, मैं तो आज के दिन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि लैंड अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। आप एक्टिवेशन में जाओगे तो कॉस्टली ऑलरेडी 70 लाख प्लस में आप जाके प्लॉट लोगे। तो आप 4,000, 5,000, 7,000 गज ले लो, उसी उसी भाव में, उसी रेट में, उसी बजट में। आने वाले टाइम पे आपको 2032 में वो चीज़ बहुत अप्रिसिएशन देगी। और कहीं न कहीं 350 गज कल जाके डिस्प्यूट होगा। नहीं, वो फिर आप अनऑथोराइज़ कॉलोनी में लोगे तो अनडिस्प्यूट हो। मैं तो बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ, जो एक्टिवेशन में कॉलोनी बसी है, उसका बजट बताया। अब बाहर कोई जब प्लान पास ही नहीं लगा किसी का, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही नहीं है, तो वो आप प्लॉट कैसे ले सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट में दोबारा जाएँगे अजय भाई कि हुँ। कैसे क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है? क्या अभी हम थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। उससे पहले यहाँ लोग कब आएँगे? नहीं, लोग तो, ये शहर है ना, जितने भी शहर इंडिया में बसे हैं, आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, सबसे उल्टा शहर है। पहले इंडिया में क्या होता है ना, लोग आते हैं, बसते हैं, कच्चे पक्के मकान बनते हैं, फिर सरकारें रोड बनाती हैं, फिर सीवरेज बनाती हैं। वहाँ भी 20-25 साल लगते हैं, 30 साल लग जाते हैं। लेकिन वो कोई प्लानिंग से नहीं है, किसी ने कहीं बना दिया, फिर किसी का पेड़ आ गया, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने गुरुद्वारा बना दिया, किसी ने और कुछ बना दिया। तो वो एक डिस्प्यूट चलता रहता है। वो भी कॉलोनी वेल मेंटेन होने में 25-30 साल लग जाते हैं। अब यहाँ 30 साल एक साथ इकट्ठे थोड़े हैवी दिख रहे हैं लोगों को। अच्छा, इस तरीके अभी से चलते हैं इसको अभी लेके, शहर कंस्ट्रक्शन पे आ गया। इस तरीके से इसको लेके चलते हैं कि हमारी मेंटालिटी है कि हाँ, पहले वो एक जाके बस जाओ, मेंटालिटी होगी। पहले हाँ, जाके बस जाओ, फिर रोड आएगा, फिर सीवर आएगा, फिर टाइम तो देखो, रोड किसी आए किसी भी शहर का प्रारूप देखोगे ना, वो 25-30 साल में अपना आकार लेता है। अभी धोलेरा जो है ना, धोलेरा आकार लेने लग गया। अब टाटा का जो प्लांट लग रहा है 91,000 करोड़ का, उसमें 10 से 20,000 के बीच में एम्प्लॉयमेंट धोलेरा में खड़ा हो जाएगा। और प्लांट 2026 के दिसंबर में उसकी डेडलाइन है, स्टार्ट हो जाएगा सर। अब जब प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, जो लोग आएंगे अभी वर्कआउट के लिए, तो उन्हें तो
20 साल 25 साल जॉब करनी, तो उन्हें तो वहीं रहना है, वहीं रेंट पे लेना है, या जिसका बजट है अपना खुद का लेना है, तो लोग आने स्टार्ट हो गए, उन्हीं के साथ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा। कोई दुकान डालेगा, कोई किसी चीज़ का अपना मटेरियल का काम करेगा, कोई सीमेंट मटेरियल का काम करेगा, कोई अपनी टायर पंचर की शॉप लगा लेगा, कोई शोरूम डाल लेगा। क्योंकि जब पब्लिक होगी तो ईच एंड एवरी वर्क आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको 26 से के लास्ट से लेके और 28 में जहाँ एक्टिवेशन में आपको अभी कुछ दिखता नहीं, वो फुल्ड पैक मिलेगा। वहाँ दिल्ली की तरह आपको हलचल मिलेगी लोगों की, मार्केट की। और ये इतना जल्दी बदलेगा ना कि लोग उसको पकड़ ही नहीं पाएँगे कि मैं 1 साल 2 साल पहले गया था। एक रिसेंट उदाहरण मैं देता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, जो भी 2 साल पहले आया या मिनिमम ये मान लो 1 साल पहले आया, धोलेरा एयरपोर्ट पे विज़िट करके गया। आज यदि वो जाएगा ना, तो अपने मुँह से ये कहेगा कि सर मैं उम्मीद नहीं कर सकता इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। टाटा का काम भी जो पिछले साल इन दिनों में भी गया, इवन दिसंबर में भी कोई गया होगा और उसे एकदम से ले जाके खड़ा कर दोगे तो वो सरप्राइज़्ड होगा टोटल। मतलब उसकी उम्मीद से परे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सर्वे है, झज्जर का सर्वे है ये, कि 400 के आसपास माइक्रो कंपनीज़ आएँगी, तो 40,000 की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। हैं? तो इसीलिए मैं 400 का फिगर दे रहा हूँ आपको। छोटी कंपनीज़ आती हैं, तो 40,000 की कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो एक्टिवेशन 5600 एकड़ का है, ठीक है? कंपनीज़ आ रही हैं, मेरे ख्याल से 400 से प्लस कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो धीरे-धीरे यहाँ पे कंपनीज़ आएगी। जो फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल लैंड्स हम बेच रहे हैं, इसमें कब से कोई पोज़ीशन ले सकता है और ये टेंटेटिवली कब से चालू हो सकता है? और प्लस इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ। शुरू में 2-3 रेरा के प्रोजेक्ट आए थे अंदर एसआईआर के अंदर। वो रेरा के प्रोजेक्ट फिर से कब से आना चालू हो सकते हैं? देखो, अ, कंपनियों की जहाँ तक बात है ना, तो जैसे टाटा, रिन्यू, ये बड़े प्लांट स्टार्ट हो गए, तो इनके साथ इनकी सप्लाई जो चेन होती है, इन और आउट दोनों, वेंडर कंपनीज़। वेंडर कंपनियाँ जो इनको मटेरियल देती हैं, इनसे उठाती हैं, आगे की सेल है, वो सब अभी 26 में स्टेप्ड आउट होनी स्टार्ट हो जाएँगे। जो बड़े प्लेयर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो 400 कंपनियों की जो बात हो रही है ना धोलेरा, हुँ, उसमें से 50 तो बड़े प्लेयर हैं, हुँ। बड़ी कंपनियाँ हैं, रिलायंस है, आपका वेदांता हो गया, जितने अडानी है बड़े भाई। बड़े ब्रांड हैं, टाटा का ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट है, रिन्यू है, जितने बड़े ब्रांड हैं, वो तो आ ही रहे हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड भी आ रहे हैं, जापानी के बहुत अच्छे बड़े 3-4 ग्रुपों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उनका तो एक इम्पैक्ट अलग है। ये जो टाटा और ये 2-3 कंपनियाँ लगी ना, इसी के थ्रू 100-150 इंडस्ट्रियल कंपनियाँ खड़ी हो जाएँगी, जिन्हें माइक्रो कंपनियाँ कहते हैं, जो 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की वर्थ से जिनका स्टार्टअप है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि भई इसमें कब तक स्टार्ट होगा, कब तक क्या होगा? तो ये 26 में ऑलरेडी प्लांट शुरू हुआ, रिन्यू का तो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट है। आप हुँ, जाओगे, जो 1 साल पहले गया कुछ नहीं दिखता था, वहाँ ऑलरेडी 2 से 3,000 के करीब, और एक टाटा अकेला 20,000 की एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहा है। अब जब बिल्कुल। 20,000 की एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके लिए आप मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 से 3,000 की एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट भी हो जाएगी। कोई शॉप डालेगा, कोई अपना एजेंसी डाल लेगा, कोई कुछ डाल लेगा। तो लगभग 25 से 30,000 एम्प्लॉयमेंट तो एक बड़ी इंडस्ट्री से आ रहा है। तो आप जो झज्जर की बात कर रहे हो ना, वो छोटे-छोटे प्लांटों को मिला के 40,000 की बात है। जब छोटे-छोटे प्लांट आएँगे, 32 तक, उसकी कैलकुलेशन तो 1 लाख तक जा रही है। हुँ, 1 लाख प्लस के एम्प्लॉयमेंट पे जा रही है। और 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, उसमें जो प्राइवेट लोग ले रहे हैं लैंड, वो एनओसी लेके आज भी उसको एनओसी मिल रही है। आज एक्टिवेशन में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एक्टिवेशन फ्री है। सेकंड फेज़ 2032 के बाद मिलेगी। तीसरा जो आपका क्वेश्चन था रेरा का। रेरा में शायद धोलेरा को लेके, अब ये है तो गवर्नमेंट बॉडी, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी शायद रेरा ने इसलिए स्टॉप किया होगा कि बिल्डर ने लैंड ले ली। अभी एक्टिवेशन से बाहर उसको कंस्ट्रक्शन की एनओसी नहीं है। आप प्लॉटिंग तो वैसे कर दो, लेकिन कंस्ट्रक्शन की एनओसी हुँ, नहीं है। तो क्लाइंट जब ले लेता है ना, कोई भी हो, तो वो उसका ये होता है कि मैं 6 महीने 12 महीने में अपना कंस्ट्रक्शन है। तो वो एक लिटिल बिट कंट्रोवर्सी है, जो सरकार से जब आपको पोजीशन प्रॉपर नहीं मिली, रोड आपका चौड़ा भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, मतलब रोड तो है वहाँ, रेरा ने तो मतलब क्या होता है ना, प्रेजेंट रोड है, और टीपी टाउन प्लानिंग में भी सेम रोड मिलना है। इसको ओपी में एफपी बोलते हैं उस लैंड को। भाई प्लॉट भी आपका वहीं आ रहा है, समझ लैंड लैंड भी भी वहीं आपकी है, वही और है। रोड भी वही है। हुँ, लेकिन वो रोड चौड़ा भी होना है, उसके साथ डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना है, क्योंकि और शहरों की तरह ये तो है नहीं भी रोड ही डलना है सिर्फ, बिल्कुल। बाकी चीजें डलती रहेंगी। इसमें तो सरकार की एक सिंपल पॉलिसी है कि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर देंगे, तब आपको कंस्ट्रक्शन की एनओसी लेंगे।
तो वो जो एक लीगल बहुत बड़ा पॉइंट है ना, और शहर का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं इसमें डैमेज हो एक ग्लिच है, इसलिए अभी रह रहा नए मतलब इशू नहीं हो रहे। आसान भाषा में समझते हैं, हमें रोड भी बनानी है, हमने सीवर भी डालने हैं, हमने वायर्स भी डालनी है, हम लाइट्स भी लगानी है, हमने सब कुछ एक साथ ही सब करना है। एक साथ ही करना है। अगले दिन दोबारा खड्डा ना खुदे, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे ना बने। हाँ, सरकार ये चाहती नहीं ना, आपने मकान बना लिया, फिर आपको नोटिस दें, हम्म, आपने 2 इंच आगे चल लिया, फिर आप खाली करो, फिर उसको तोड़ो, तो वो सारे इशू चाहती नहीं। सरकार कहती है कि हमें, और वो भी जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा ना, तो बहुत हैवी लेवल पर चलता है। जिन्होंने पुराना देखा और अभी नया देखने वाले हैं 1-2 साल के बाद, वो देखेंगे पूरा ट्रक निकल जाए, इतना बड़ा रोड के नीचे ही पूरा ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा वायर आपको ऊपर लटकती हुई नहीं मिलेंगी, सब हम्म, रोड के नीचे है। हम्म, वो डे फर्स्ट सरकार की सोच है कि इतनी इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गए, अगले 200 साल उसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत ना पड़े, ताकि पब्लिक कैसे ही बसे। पब्लिक तो आज भी जाने को तैयार है सरकार परमिशन देते तो। बिल्कुल। सरकार के एनओसी वगैरह के थोड़े बहुत इशू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अजय भाई। स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, 2-3 कंपनियों के नाम भी हैं बाहर। एक दो भाई हैं राजस्थानी, उनके नाम चल रहे हैं, नेक्सा, एवरग्रीन, हाँ हाँ। इंफ्रा के नाम से। तो क्या था ये 70 लाख से 2700 करोड़ का स्कैम? सर बेसिकली ये तो क्या है ना, कंपनी भी अपनी जगह है, लोग भी अति लालच करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डे फर्स्ट हमें पता पॉसिबल नहीं है और नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। फिर भी कहीं न कहीं आदमी उसके चक्कर में, उन्होंने क्या किया, एक बेसिकली लैंड लिया एसआईआर से बाहर, एसआईआर के अंदर उनका कोई लैंड नहीं है, ठीक है। और सिंपली प्लॉटिंग कर दी, और प्लॉट के साथ उन्होंने बाई बैक, कैश बैक, पता नहीं कितनी चीज़ें जोड़ दी कि हम आपको प्लॉट भी देंगे, पैसा भी देंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि रेफरल लोगों को बहुत पैसा दिया गया कि आप एक प्लॉट बिकवाओ, आपको भी जितना प्लॉट वाले को भी फ्री कर देंगे उसका प्लॉट, और उसको पैसा भी दे देंगे। तो इतना पॉसिबल नहीं है लैंड में। अप्रिसिएशन मिलता है पर एक टाइमली, एक प्रॉपर उसको, मेरे ख्याल से 10-12% से ऊपर का अप्रिसिएशन था महीने का। महीने तो का? हाँ, इससे ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हफ्ते का 3,000। हाँ, हफ्ते का अगर 3 किसी ने 3%। ₹1,00,000 दिए हैं तो हाँ, तो हफ्ते के 3% वो 3,000 रुपए उसको मिल 3% रहे हैं। शायद वीकली दे रहे थे वो। तो हाँ। तब भी हमारे लोगों से डिस्कशन होती थी कि पॉसिबल नहीं है, कि नहीं भैया, आपसे प्लॉट लेंगे तो भी इतना ही रेट लग रहा है, और वो मुझे पैसे भी दे देगा और प्लॉट भी फ्री है। तो हमारा तब भी ये सजेशन था कि आपको दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। हम कम से कम प्लॉट दे रहे हैं, प्लॉट का अप्रिसिएशन है। आप लैंड ले रहे हो तो लैंड के लिए लो, पैसे के लिए नहीं। तो वो तो देखो इंडिया में अलग-अलग जगह आते रहते हैं। ये है कि धोलेरा की ग्रोथ इतनी है कि धोलेरा की पॉजिटिविटी, तो उसके नाम को यूज़ करके उसने काफ़ी फंड लोगों से उठाया। कहीं न कहीं लोगों ने मास्टर प्लान देख के उसी हिसाब, लेकिन उसका सबसे ख़ास बात क्या थी ना, मास्टर प्लान को प्रमोट करके प्लॉट तो बाहर ही थे उसके। अंदर तो उसकी कोई ज़मीन थी नहीं, सिंगल ज़मीन नहीं है उसके पास। बिल्कुल। तो ये है, ये मिसलीडिंग है बेसिकली। तो ये लोग प्लॉट बेच रहे थे इसकी? स्कीम ही बेच रहे थे, भई प्लॉट भी ले लो, पैसा भी ले लो, कमीशन भी ले लो। अब बंदरबाट सा ही था। अब जाने वाले को भी पता था भई चल क्या रहा है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? मैं आपको ₹100 भी दे रहा हूँ, ₹100 की चीज़ भी दे रहा हूँ और ₹100 कमीशन भी दे रहा हूँ। तो इज़ इट पॉसिबल? ये तो है ही नहीं पॉसिबल। इसमें अजय भाई एक बात आती है कि हमें क्या इन रेंटल स्कीमों में, प्रॉपर्टी में विश्वास रखना चाहिए? नहीं, रेंटल होता है, लेकिन रेंटल हर रेंटल में गलत शब्द, अश्योर्ड रिटर्न में हमें। सो रिटर्न कुछ नहीं होता। देखो, आज आपने कोई प्रॉपर्टी बाई कर लिया, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, वो रिटर्न तो 100% देगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी शहर पे चले जाओ, इवन गाँव लेवल पे चले जाओ। लेकिन आप उसको टाइमली बाउंड कर दोगे कि मैं वीक में इतना निकाल लेता हूँ, मैं महीने में आपको यहीं से कमा के इतना दे दूँगा। मतलब आपने 100 एकड़ ज़मीन ले ली कोई भी, एक उदाहरण। आपके पास लैंड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो महीने वाले दिन कहाँ से पैदावार होगी? उसमें कोई फसल थोड़ी हो रही है। उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी है कि आपने मतलब फ्लोर बना दिए, वहाँ रेंट पे चले गए, लोग रह रहे हैं। उसका रिटर्न कहाँ से आ रहा है? इसको हम वो हो ऐसे सकता है कैसे? 10 गुना भी दे दे, 20 गुना भी दे दे, हम्म, लेकिन वो जाके 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद देगा। अब मैं आपको श्योर दे रहा हूँ कि मैं आपको हर महीने दूँगा, हर वीक दूँगा। जब वहाँ से 2 एसेट से मेरी इनकम आ ही नहीं रही, तो मैं आपको कहाँ से दूँगा? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया ना, मैं अपने आपके ही पैसे को घुमा रहा हूँ, एक किस्म से उस बेसिकली बात ये को। एक प्री प्लान्ड स्कैम की तरह है कि मैंने आपका पैसा यूज़ करना है, मैंने देखो यूज़ क्या कर। होता है ना, बेसिकली क्या होता है इंद्र भाई, कुछ लोग चले जाते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, उम्मीद ज़्यादा होती है, और वो सोचता है कि छोटे लालच के चक्कर में मार्केट से पैसा उठ के आ जाएगा। शुरुआत तो इसकी ऐसे होती है कि मुझे एक लैंड लेनी है और 2-5 करोड़ का बजट है, मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं कुछ ना कुछ 2-5 लोगों से पैसे उठा लूँ
और उस पैसे को मैं एक इंटरेस्ट के रूप में पे करूँ। वो लालच फिर बढ़ता चला जाता है और पब्लिक भी एक चैन सिस्टम बन जाता है कि आगे से आगे लोगों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो एक दलदल है उसमें घुसते रहते हैं। नेटवर्क बस मार्केटिंग। वही, और फिर वो मालिक को लालच होता है कि और पैसा आ रहा है और टर्नओवर आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका एग्जिट नहीं है, लोग प्रॉपर उसको एग्जिट नहीं बना पाते और इतने बड़े हैवी रिटर्न पे तो बन ही नहीं पाता। एक सही है। बैंक ब्याज कोई दे रिटर्न बैंक के या प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से कहीं दे रहा, तो वो मैनेज किया जा सकता मतलब प्रॉपर्टी के अंदर हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग और ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं खुद ही अपने साथ गलती है। है। जी, प्रॉपर्टी जी। का एक सिंपल सा सिनेरियो है, आपने लैंड खरीदी है, आप उसके पेपर कराइए, उसकी रजिस्ट्री कराइए और अपने घर में रखिए। वो प्रॉपर्टी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो ज़रूर देगी, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्री कराइए, किसी भी स्कीम, बायबैक इन सब स्कीमों में ना जाइए और रेंटल मतलब इंटरेस्ट वाली स्कीमों में तो बच के ही रहना चाहिए हमें बेसिकली। आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर लीजिए, उस पे जितना भी नेगोशिएशन करना है सामने वाले से करिए। इंटरेस्ट वाली स्कीम में ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, प्रॉपर्टी में 2 ही चीज़ है इंदर भाई, सबको पता है, या तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो आपको एक रेंट आ रहा है। हाँ, वो एंड यूज़र आपके मकान पे किराए पे रह रहा है, वो आपको पे कर रहा है, इट्स पॉसिबल। और दूसरा आप लेके उसको रख दो। जब भी आप उसको सेल करोगे तो वो आपको एक हैंडसम रिटर्न देगा। इसके बीच का कुछ भी नहीं है। आप समझो बाकी जो चल रही है ना, वो सब भूल-भुलैया है। इसके बीच में कुछ है ही नहीं, वो जब प्रॉपर्टी से कुछ आ ही नहीं रहा तो आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। या तो वो सेल होगा, तो आपको एक हैंडसम रिटर्न मिलेगा जब भी आपको एग्ज़िट करना हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी रेडी है तो उसको कोई लीज़ पे ले लेगा या रेंट पे ले लेगा। बिल्कुल। ये अच्छा, रेंट वाले से याद आया, तो यहाँ पे अभी टाटा वगैरह कुछ अच्छे रेंटल्स भी दे रहे हैं, लोगों को ऑफर्स भी जा रहे हैं कि आप हमें कंस्ट्रक्शन करके दीजिए तो हम आपको इतना हैंडसम अमाउंट देते हैं। तो ये एक्चुअल में हो रहा है कि या सारी बातें हैं? नहीं, देखो ये हो तो एक्चुअल में रहा, लेकिन वही स्कीम वाली बात है। अब मान लो टाटा का ऑफर आया किसी एक बिल्डर के पास, उसे 50 विला चाहिए। अब उसी को 100 लोगों ने प्रमोट कर दिया कि मैं भी 50 विला बना रहा हूँ, मैं भी 50, उसने रिक्वायरमेंट तो 50। हाँ, ये है कि अभी जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, यदि कोई बिल्डर बना के रेडी करेगा, वो मेरे हिसाब से 27 तक पूरा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सीरीज़ डिमांड में है। क्योंकि अभी आप जाओगे, किसी ने 10 विला बना रखे हैं, किसी ने 30-40, कंस्ट्रक्शन पे अब बिल्डर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिल्डर भी वेट कर रहा था जब इंडस्ट्री आएगी, एंड यूज़र आएगा तब मैं कंस्ट्रक्शन पे जाऊँगा। और अब इंडस्ट्री का फाइनल स्टेज अभी दिखने लगा, 3-4 महीनों में इंडस्ट्री प्रारूप लेने लग गई और उसका ये पता है कि प्रोडक्शन दिसंबर में चालू होगा। तो ये मानो फुल स्विंग पे अगले साल, 2 साल आप मानो, हम जून में बैठे हैं, 27 जून तक वो फुल स्विंग पे होगी। तो उस टाइम आपके पास मतलब हज़ारों में फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है, फ्लैट्स या विला, और आज के दिन रेडी टू मूव मेरे हिसाब से वहाँ 100 भी नहीं है। तो एक बड़ी सीरीज़ आनी है, बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी मैं कस्टमर से इतना ही करूँ, क्योंकि इस वर्ड को भी आप बड़े ध्यान से पिकअप करें। कहीं वही नहीं है नेक्सा वगैरह भी, उसने मुझे रेंटल का लालच दिया और माल है ना, जहाँ 30 लाख का बिक रहा था वहाँ 50 लाख का सेल दिया। हाँ, तो इस पे ये चूज़ करना ये पड़ेगा। चीज़ आ जाती है कि आप जिससे भी जो कमिटमेंट आपको दे रहा है, आपको पूछना चाहिए उससे कि आपके पास इसका पेपर वर्क है, ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिक है, नोटिफ़िकेशन क्या है, नोटिफ़ाइड हाँ, है क्या नहीं है। आप जो बोल रहे हो वर्बली किसी के ऊपर मत जाओ, यही नेक्सा में हुआ, यही कोई कंपनी आपको रिटर्न्स देती है, तो सब ये गिमिक होता है। बेसिकली आपको आपके पेपर वर्क्स चेक करने हैं सबसे पहले। पेपर वर्क इज़ ओनली थिंग जो आप चेक कर सकते हो और वही आप जाके कोर्ट या कहीं पे भी दिखा सकते हो कि भैया आई डन दैट पेपर वर्क। तो वही चीज़ होती है। अब इसके अंदर आ जाते हैं अजय भाई कि क्या अहमदाबाद में कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है, जो चाहे धुलेरा का 1/3 हिस्सा भी ना हो, लेकिन एक कोई ऐसी सिटी है जिसको हम दिख के बोल सकते हैं कि हाँ, एक सिटी गवर्नमेंट ने रेडी करी। हाँ, है ना। आप ये 2009 का प्रोजेक्ट है और 2006 का प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी है। अब हाइट्स वहाँ दिखने लगी, वहाँ रेट कंपैरिज़न करो कितना बढ़ गया, और वो ज़्यादा टाइम का नहीं है, उसका भी मैं बताता हूँ। इससे 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है। आप 22 के बाद वहाँ रेट की हाइप चेक करेंगे, क्योंकि 22 के बाद जैसे अभी धुलेरा कंस्ट्रक्शन पे दिख रहा है ना, ऐसे 22 में हम विज़िट करके आए, यदि फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएँगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वो थोड़ा बहुत दिखता था कि कुछ बन रहा है, शेप लेने लग गया था। जैसे हम धुलेरा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अभी शेप लेने लग गया धुलेरा। आपको 29, 28, 29 तक आपको ऐसे दिखने लग जाएगा कि एक बहुत बड़ी सिटी का वो शेप गिफ्ट सिटी ले चुका। आपको बिल्डिंग्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस सरकार यहाँ लगा रही है और दोनों की ग्रोथ इक्वली जुड़ी हुई है। गिफ्ट सिटी बेसिकली जो डिज़ाइन है, जो आपने पूछा भी कोई और सिटी है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बनाया गया है, ताकि पूरे गुजरात में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा है, जितनी इंडस्ट्रियाँ डली हुई हैं, उनको एक हब के रूप में चलाया जाए और एक किस्म से वो एक ट्रेड सेंटर बनेगा इंडिया, ऑल इंडिया लेवल। तो उसकी ग्रोथ अपने आप में एक्सट्रीम है।
जैसे आपने बात करी गिफ्ट सिटी की, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तो उसके अंदर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अगर आज कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वो एक गिफ्ट सिटी है जिसके अंदर एक जी, स्पेशल ज़ोन है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली आता है उसके अंदर। बिल्कुल। तो उसके अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोविज़न्स आगे धुलेरा में भी देखने को मिलेंगे हमें? देखो, हमें तो इसमें 100% पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब है कि इंटरनेशनल एक्टिविटी उसमें होगी। आज के दिन भी जितने भी जापानी ग्रुप है, जेबिल है, आपका ताइवान की पावर चिप है, मतलब बहुत इंटरनेशनल ग्रुप की मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी आज के दिन है। और जब इंटरनेशनल ग्रुप कहीं भी काम करते हैं, तो उसका एक रेशियो सरकार के लिए ऑटोमेटिक उसमें तय हो जाता है। वहाँ बेसिक फैसिलिटी आपको उस लेवल की देनी पड़ेंगी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो गिफ्ट सिटी एक ऐसा शहर है जो हाईटेक तरीके से बना हुआ है, जहाँ बिल्कुल। पे आज भी जाओ तो एक एसबीआई की बिल्डिंग ऐसे लगती है कि बुर्ज खलीफा है, ठीक है? तो एक सरकारी बिल्डिंग की देखने का भी नज़रिया बदला मेरा जब मैं गया था विज़िट करने, ठीक है? तो अब अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्योरली, अब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं क्लाइंट्स के लिए क्या सजेस्टेबल है धुलेरा के अंदर और क्या से वो इस चीज़ को क्लेरिफ़ाई करो, मान सपोज़िंगली मेरा बजट है 1 करोड़ का और दूसरा ही पल मेरा बजट है 5 लाख रुपए का। तो मैं किस तरीके से धुलेरा में एंट्री ले सकता हूँ? और क्या क्या यहाँ पे फ्यूचर स्कोप मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं 1 करोड़ वाले क्लाइंट को सजेस्ट करूँ एसआईआर के अंदर ही जाएगा। ओके, और दूसरा इंदर भाई, यहाँ का पूरा जैसे आप गिफ्ट सिटी की बात करी, गिफ्ट सिटी इकोनॉमिक हब है अपने आप में पूरे इंडिया का, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होगा। उसी के साथ लोथल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है धुलेरा के पास। हाँ, आपने बिल्कुल, नाम सुना होगा, 3600 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट उसको ली। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली 10-12 दिन पहले उस पे डीपी मैप बोलते हैं, टाउन प्लानिंग का जो मैप है इनिशियल बेस पे, हुँ, वो इन्होंने रिलीज किया, जिसमें लगभग 13-14 जोन रिलीज बिल्कुल। हुए। ठीक है। 7 गाँव है आई थिंक, हाँ, 7 गांव 173 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट जो एरिया ना, वो धुलेरा का 40% मान सकते हो आप। बिल्कुल, और बिल्कुल दोनों की कनेक्टिविटी में डिफरेंस ही 10 किलोमीटर का है, ओके, जहाँ ऑलरेडी कॉलोनाइज हो चुकी। तो इन्वेस्टर के लिए क्या है, प्री पोन्ड इन्वेस्टर भी हैं जिन्हें लोथल में, और लोथल अपने आप में इतना बड़ा टूरिज्म प्लेस बनेगा, जहाँ जैसे दुबई गए हो, रात को लाइट शो होता है, उसके लिए वो सारी चीजें फैसिलिटी हैं। जितनी भी अपनी संस्कृति रही है उसका शो, जितनी समुद्री विरासत रही है उनका एक इक्विपमेंट शो होगा, कौन कौन सी सरकार ने क्या उपलब्धियां की, क्या गवर्नमेंट की उपलब्धि है, भारत ने क्या क्या किया समुद्री विरासत के रूप में। और उसके साथ फिर धोलेरा लग गया, और उसके आगे कलस्पन डैम से डैम, मतलब ये 100 किलोमीटर का रेडियस ऐसा बन रहा है, 100 किलोमीटर लंबा लगा लो और 35 किलोमीटर इसकी विड्थ लगा लो। तो इतना बड़ा गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है। छोटे इन्वेस्टर के लिए है कि आउटसाइड कहीं भी, आप आउटसाइड में ये नहीं है कि आप लोकेशन देखो जो एक आने वाले टाइम पे एक बड़े रोड में कन्वर्ट होना है, शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का कोई रोड है, उस पे ले लो आप, छोटे बजट में अवेलेबिलिटी है आज के दिन भी। आप क्यों अप्रोच रास्तों पे जा रहे हो, क्यों अप्रोच से इधर गाड़ा मार्ग बोलते हैं, कच्चे रास्तों पे जा रहे हो, जहाँ ऑलरेडी स्टेट हाईवे है, वहाँ भी आपको एक ठीक-ठाक रेट में प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के पास। ठीक है। क्योंकि उसका एक एडवांटेज भी है कि आप अगर किसी कच्चे रास्ते पे जा रहे हो तो उसका कुछ फ्यूचर स्कोप है नहीं कि कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। बिकॉज़ आज भी वो रूरलाइज़ेशन के अंदर ही हो है। क्या रहा है देखो, जब धोलेरा बन रहा है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, स्टेट हाईवे पे जाएँगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता आपको, 500 से 1000 स्क्वायर बिल्कुल, यार्ड के प्राइस का फ़र्क आता है। उसके चक्कर में आदमी कच्चे लालच में उतर जाता है। वही आपने कंपनी वाले मुझे भई 6000 रुपए बोल रहे हैं, मुझे 5.5 6 में 5 में मिल रहा है। लेकिन आप डेवलपमेंट का आइडिया कस्टमर को देखना चाहिए कि स्टेट हाईवे है, ओन रोड है, आज के दिन रोड डेवलप है या नक्शे में रोड सैंक्शन हो चुका है और प्रेज़ेंट में है भी, और कनेक्टिविटी कितनी है धोलेरा एसआईआर के, मैप पे बैठ के उस लोकेशन को आप समझो। हुँ, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये जो शहर है ना, ये शहर वो वाली पोज़ीशन भूल जाओ कि मैं खेत पे खड़ा हूँगा, फिर मैं लैंड लूँगा, फिर हम फार्म हाउस। आपको बेसिकली इसे टेक्निकल रूप से समझने की ज़रूरत है किसी भी कस्टमर को। पूरे टाउन प्लानिंग का सबसे पहले धोलेरा एसआईआर को समझो कि कब डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, किस-किस फेज़ में होगा, कितने-कितने मीटर के रोड हैं, मिनिमम पार्ट क्या है? मिनिमम पार्ट में भी लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें एक सेटबैक है। कोई भी प्रॉपर्टी आज बिकती है ना, तो आप मिनिमम 4000 5000 गज लोग, मतलब आपने 50,000 की प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 5-5 हज़ार गज के लोग पार्ट बेचते हैं। लेकिन आपका रोड पे कितना फ्रंट लग रहा है? तो चारों साइड से छोड़ के आपको कंस्ट्रक्शन करना है। वो गाइडलाइंस प्रॉपर आप पहले बिल्डर से समझो, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप डिसीजन लो। आपका बजट हैंडसम है तो आप इनसाइड ही लो, मेरा सजेशन ये है।
क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत हैंडसम रिजल्ट आने हैं। यदि आपका लो बजट है तो फिर मेन स्ट्रीम रोड है बाहर, और उससे भी लो बजट है तो मेन स्ट्रीम रोड थोड़े से दूर भी है जहां भी डेवलपमेंट नहीं दिखता। सस्ते होने का कारण ये नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम रोड नहीं है, सस्ते होने का कि अभी इंडिया पॉपुलेशन की एक सबसे मोटी कमी है, जहां दिखता वहां खरीदते हैं, जहां फ्यूचर का प्लानिंग है वो वहां भेड़ फोकस चाल कम है, हो पा भेड़ जाता है। चाल है। तो वहां ले लीजिए आप, अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप गिफ्ट सिटी में ले लो, और हैंडसम बजट है तो 10-20 करोड़ का है तो दुबई जाने की जरूरत ही नहीं। दुबई की प्रॉपर्टी से तो कहीं हैंडसम प्रॉपर्टी, बिल्कुल। और दुबई एक पिक टाइम है मेरे हिसाब से, और ये अभी ऑनगोइंग है। उसके अलावा फिर आप लोथल ले लो, SIR ले लो, इतने ऑप्शन हैं लोगों के पास, फिर भी अब देखना चाहिए उन्हें क्या कुछ। तो आपका सजेशन ये है कि अगर हमारा बजट एक हैंडसम है तो हमें इनसाइड ही जाना चाहिए। इनसाइड ही जाना चाहिए। अगर हमारा बजट 15 5 10 15 लाख का 20 लाख का है तो बाहर एक लाइव रोड पे हमें जाना चाहिए, लाइव जो रोड, फ्यूचरिस्टिक वेल हो, कनेक्टेड रोड, वेल कनेक्टेड हो, फ्यूचरिस्टिक हो। बिल्कुल चाहे एयरपोर्ट के पास हमें मिल रहा हो, बिल्कुल चाहे हमें भीमनाथ जंक्शन के पास मिल रहा हो। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो जो स्टेट हाईवे बिल्कुल डिक्लेयर्ड है या होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, और लाइव रोड्स आज की डेट में तो कम से कम है ही वहाँ पे। बिल्कुल तो ये एक सजेशन हो गया आपका इसके लिए। तो ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा आसान रहेगा कि आप बाहर की प्लॉटिंग में थोड़ा-सा सोच समझ के करिए। अंदर जब भी आप लेते हैं, तो उसके अंदर गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज़ क्योंकि धुलेरा की गाइडलाइंस बड़ी ही क्लियर है। बिल्कुल हर चीज़ के लेकर, चाहे आप इंडस्ट्रियल लो, चाहे रेज़िडेंशियल है, चाहे कमर्शियल, चाहे हाई एक्सेस कॉरिडोर जहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग पास है, तो वो आपकी मदद करेगा गाइडलाइंस को समझ के लेने में। मैं एक चीज बताऊं, हमने थोड़ा बहुत स्टडी और शहरों को भी किया है। आज भी जो अथॉरिटियां जहाँ मकान बन रहे हैं ना, वहाँ प्रॉपर आपको हर चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। आर्किटेक्ट का आपको सहारा लेना पड़ेगा, वो हाँ जी। डिपार्टमेंट में पता करेगा, फिर को कागज एफएआर मिलेगा, फिर आपको कैलकुलेशन, ये प्लान पास यहाँ नक्शे पे आज होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिटर्न हाँ। बेफस से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। उसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, स्टडी करिए, या जिन्होंने स्टडी कर लिया उनसे बैठ के 10 मिनट आप लगा लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गाइडलाइंस ऑलरेडी रिटन है, आपको सिर्फ उस पर वर्कआउट और फोकस करना है। सही बात है। अगर कोई गवर्नमेंट सिटी बना रही है, तो हमें उसके गाइडलाइंस को ओबे करना चाहिए, अदरवाइज़ डिसओबे करके तो हमारा नुकसान ही होगा बिल्कुल आगे बिल्कुल। जाके। तो उस चीज़ का है। एक और सवाल है अजय भाई, क्या माल बिक जाएगा, रुक तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, मतलब आज एज़ अ इन्वेस्टर मैं यहाँ पे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं वापस लिक्विडेट कर पाऊँगा इसे कि नहीं हो पाएगा? बिकने की बात ये है इंद्र भाई, आप है ना, रेट में भी लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे। 15-15 गुना लेके भी हम यूँ कहते हैं कि थोड़ा भी ठीक दे लो, आने वाले कस्टमर के लिए भी ठीक हो जाए। लेकिन मार्केट रेट है सर, बिकने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंटली वेल होना चाहिए, आप प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन अपने घर रखो वेल से जाके। आपकी डिमांड इतनी आए कि आप जिससे भी बाई कर रहे हो, यदि वो अच्छा बिल्डर है, इन्वेस्टर, तो उसको इन्वेंट्री के लिए आपके पास कॉल बैक आएगी आएगी। आप चल के ही नखरे करोगे, भई अभी नहीं देना सर, अभी विचार नहीं है मुझे, तो 6 महीने 12 महीने और। इन्वेंट्री की इतनी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 75% के करीब लैंड तो गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ 25% बिल्डर, इन्वेस्टर, फार्मर सब आ गए उसमें। तो उसमें से भी हर साल 1-2% होल्ड ही हो रही है। जैसे कुछ अपना इंडस्ट्रियल डालना है, किसी मकान बनाना है, किसी को कमर्शियल करना है, किसी को कॉलेज डालना है, तो वो ज़मीन तो होल्ड हो गई ना, वो तो रीसेल के लिए आनी नहीं। सही बात। तो रीसेल के अपने आप में एक डिमांड है। आज की डेट में अभी, हाँ, ये 2 साल 3 साल पहले ऐसा था। आप 23 से पहले के युग में जाओगे ना, तो रीसेल धोलेरा की थोड़ी स्लो थी। अब रीसेल स्लो नहीं है, और जैसे-जैसे आगे टाइम बीतेगा, रीसेल बहुत फास्ट होगी। क्योंकि पब्लिक की डिमांड के हिसाब से, मेरे मोटा-मोटी अनुमान से जो हम एक्टिवेशन में घूमते हैं, कहीं फूड पार्क पे जाते हैं, वहाँ लोग आते हैं, दाएँ-बाएँ बात करते हैं, दिन में देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं। तो आज के दिन भी फुटफॉल जो है ना 30-35 हज़ार से कम विज़िटर नहीं है धोलेरा। और जब एक्स्ट्रा रिजल्ट में जिन लोगों को हम जानते हैं, तो फिर दीदार से ही कर रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी रीसेल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज के दिन जो कलेक्ट करके रखेगा। 29-30 में मुझे ऐसा लगता है कि नई ज़मीन ही आपको कम मिलेगी, रीसेल पे ही आपको काम करना है। उसका रीज़न ये है ना कि एक फार्मर वहाँ पूरी ज़मीन बेचता है। मतलब 150 बीघा किसी के पास है, ठीक है सर? 3000 स्क्वायर 3 लाख स्क्वायर यार्ड, तो पूरा 3 लाख स्क्वायर यार्ड ही बेचता है। अब बिल्डरों ने भी क्या किया, अभी उस स्टेज पे आ गए कि 20-20, 30-30 हज़ार गज का पार्ट करके बेच दिया। अब बिल्कुल। आगे पार्ट करने के लिए जगह ही नहीं, वो रीसेल के लिए ही चाहिएगा। तो रीसेल हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं नो बात डाउट। आपसे मैं बात करूँ टेंटेटिवली, कैलकुलेशन 6 साल की पूछ रहा हूँ। पर ईयर कितनी ग्रोथ देखते हो? एक
सिंपली हम अगर बात करें देखो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर ग्रोथ कितनी पर होगी? ईयर की आप आंकड़ा निकालोगे तो 30 से 35% की ग्रोथ हम मान के चलते हैं, लेकिन इसी ग्रोथ को यदि आप 4 साल 5 साल पे कन्वर्जन करोगे ना तो ये कहीं बड़ी होगी। जो मैं फिगर बोलूंगा तो लोग, हो सकता है लोगों को रियलिस्टिक ना लगे, आप 20 25 30 गुना पे भी जा सकते हो, 100 गुना पे भी जा सकते हो। 2040 के आसपास जब ये कंप्लीशन पे होगा सिटी, वहाँ पे उस टाइम क्या स्कोप लगता है आपका इसका? सर 40 तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं 33 34 35। अभी आपने रिसेंटली जिक्र किया गिफ्ट सिटी, अभी वहां आप देख लो रीसेल का क्या हाल है। हाँ, 2.5 और करोड़ का अभी एक 2 अभी तो BHK। उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट होने में 3 4 साल है। तो 40 का नहीं है, 32 का जैसे सेकंड फेज आएगा ना, आपको डेवलपमेंट उस बेस पे लगेगा कि बिल्डिंगें हाइट देती हुई दिखेंगी, शोरूम दिखेंगे, ट्रैफिक दिखेगा, मेट्रो दिखेगी, तो फिर अपने आप में सिटी खिंच जाती है। नोएडा लगा लो, नोएडा का फर्स्ट फेज जो बना सबसे नजदीक, या चंडीगढ़ बना, तो वहां फर्स्ट हाफ में क्या डेवलपमेंट हुआ और सेकंड हाफ में क्या हुआ। सही बात। अभी गुड़गांव लगा लो, गुड़गांव से आप निमराना तक चले जाओ, इंडस्ट्रियां हैं, डेवलपमेंट है। अब उसी को आप पहले 10 15 साल 20 साल का दौर देखो और फिर लास्ट के 10 साल देखो, तो जो टाइम लगना था ना वो धोलेरा लग लिया। अब 3 4 साल में तो मतलब उम्मीद से अलग सिटी की हाइट आपको दिखेगी। तो अजय भाई, कस्टमर्स को हमारा समझाने का मतलब यही होता है कि उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट, देखो हार्ड एंड मनी है हर किसी की, मेहनत से कमाई हुई पैसा है इंसान का। तो लोगों को कभी-कभी ये भी समझ में नहीं आता, मैं कस्टमर्स का एक फीडबैक दे रहा हूँ आपको ये चीज़, क्योंकि इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कभी मार्केट में शायद आई है। एक सिटी के अंदर लैंड्स की इन्वेस्टमेंट। तो लोगों के सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि रेरा है? तो ये मैं उनको समझाने की कोशिश तो करता हूँ कि लैंड खरीदने के लिए कभी आपको रेरा चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आज कहीं न कहीं डीएलएफ, गोदरेज, ओमेक्स, ये बड़े-बड़े नाम हैं। इन्होंने चाहे गुड़गाँव बना तो ये अपॉर्च्युनिटी छीन ली लोगों से, हम्म, चाहे कोई भी सिटी बनी, कोई भी आज बात कर लें नोएडा बना, तो इन लोगों ने जाके पहले ही वहाँ पे हम्म, अपनी पकड़ बना ली कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं। आज कस्टमर्स के पास भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है जो एकड़्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी ग्रोथ उनको गजों और स्क्वायर फीटों में मिलेगी। इससे आप बिल्कुल बिल्कुल। एग्री होंगे मेरे साथ। तो कहीं न कहीं आप उन बिल्डर्स के लिए मुझे बताओ कि जो बिल्डर्स आज बिल्डर लाइन में घुसना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्या धुलेरा उनके लिए एक सही जगह है? धुलेरा तो सर उनके लिए तो सबसे बेस्ट जगह है। वो कहीं भी लैंड की जहाँ बात तक होती है ना, तो एक माइंड सेट होता है कि 10,000 20,000 50,000 या 10 बीघा 50 बीघा, वो फिर एग्रीकल्चर लैंड के प्रोसेस में लेता है कि मुझे 10 बीघा 50 बीघा चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। बड़ी शहर के प्रारूप में पहला है ये काम, बड़े बिल्डरों ने किया है कि भाई जैसे गुड़गांव जब बस रहा था ना, तो बिल्डरों ने क्या किया, 50 बीघा 100 बीघा ले ली, उसको लैंड स्केच करके उसको धीरे धीरे उसको पार्ट्स में डिपार्ट बिल्कुल, करते रहे। इस टाइप की प्लॉटिंग कभी बिल्डरों ने भी नहीं की बड़े लेवल पे जो है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें होंगी, उस टाइम टेक्नोलॉजी कम थी, लोग एक्टिव कम थे, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो जो भी समझदार लोग थे किसी लाइन के पर्टिकुलर थे तो उन्होंने किया। अभी हर आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसका विजन है, जिसे थोड़ा-सा लंबे चलने के लिए पैशंस है, विजन के साथ पैशंस बहुत बड़ी चीज़ है। धोलेरा में होता क्या है ना, आप जब नए जाते हो, तो आपको 50 लोग 50 तरह की ज़मीनें बेच देते हैं। आपको ये रेक्टिफ़ाई करना है कि कौन सही है, कहाँ गलत है, किसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और कौन प्रॉपर वे से आपको लैंड दे रहा है। धुलेरा नीड्स स्टडी, मतलब स्टडी की। आपको कन्वर्ट करने से पहले 1 दिन का टाइम लेना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। आप प्रॉपर स्टडी करो, कंसल्ट करो और उसके बाद, और बिल्डर के लिए तो मैं कहूँगा इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी कहीं है ही नहीं। हाँ, सही बात जिसे है, भी इस लाइन में आना है, उसके लिए इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं। सही बात है। मैं सबसे बड़ी एक रीज़न देखता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर कि लोग लोगों में इन्फ्लुएंस होके जल्दी डिसीज़न लेते हैं। पड़ोसी ले गया, दोस्त ले गया, भाई ले गया, वो इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स में ज़्यादा जल्दी भागम भाग की दौड़ है ना कि हाँ, आपने ले लिया, मैं रह गया। हाँ। सो इट्स नॉट राइट कि जो सामने दूसरा कर रहा है वही सही है। उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, शायद आप उसको सुधार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एक अच्छे आदमी को आपको ढूँढना पड़ेगा, उससे चीज़ों को सर समझना पड़ेगा। बेसिक बात क्या है ना, जिसको भी आप कॉपी कर रहे हो, उसकी नीड्स अलग हैं, उसकी इनकम ऑफ सोर्स अलग हैं, उसकी इनकम के स्लैब अलग हैं। हम और आप पड़ोसी हो सकता है आप 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो, बिल्कुल, मेरी इनकम ही 5 लाख रुपए हो, तो मैं आपको कैसे compete करूँ। दूसरा, आपका रिस्क फैक्टर लेने का ज़्यादा हो, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता हो मानसिक रूप से मेरे 50 लाख डूब जाए, मुझे हो सकता है 1 लाख में। तो फैमिली सर्कमस्टांसेस अलग हैं।
तो लोगों को अपनी नीड के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को आप स्टडी करो फिर लो। और दुलेरा तो मैं ये कहता हूँ कि दुलेरा, जैसे आपने 5 लाख की प्लॉट की, भाई जिसके पास थोड़ा बजट है तो आउट ऑफ पॉकेट तो करना नहीं चाहिए, हम सलाह नहीं बिल्कुल। देते। लेकिन पॉकेट में यदि 5 लाख भी हैं तो यदि अपने बच्चे के लिए आपने एफडी डाल दी, एफडी बोलते हैं, तो वो करोड़पति होकर निकलेगा सर। बिल्कुल। हर आदमी अपने, मतलब जब बच्चा छोटा होता है ना 1 साल का, तो सोचता है कि 18 का होगा, 20 का होगा तो मैं इसके लिए ये करूँगा, ये करूँ। आप जो कर रहे हो एजुकेशन, जो भी उसको लाइन दे रहे हो, वो तो दे ही रहे हो। उसके लिए एक एफडी डाल दो, जितना भी आपका बजट है। जिसका बड़ा बजट है वो बड़ी एफडी डाल दो। वो आने वाले पीढ़ियों में आपको याद करेगी कि किसी टाइम मेरे फादर ने, मेरे दादाजी ने, मेरे एल्डरों ने कुछ ना कुछ इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हमारे ड्रीम्स चेंज हो गए। बिल्कुल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, इसे एक वर्ड से आप समझ जाओ। तो छोटे से एक वर्ड में इसको हम कंक्लूड भी करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो ये कहने का मतलब है कि धुलेरा एक अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे को इस पॉडकास्ट का एक एंड रिजल्ट समझ में आता है। जिस अपॉर्चुनिटी को कोई स्टडी करके गाइडलाइंस के थ्रू और अपनी सही नीयत से लेगा, तो वो पैसे कमाएगा ही कमाएगा। सर, आज के दिन जितनी इंडिया में अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी 2 तरीके से हो, एक तो आपने पैसा लगाया और फिर आप रिटर्न ले रहे हो, एक डेली आप वर्कआउट करके रिटर्न ले रहे हो। जैसे आपने शोरूम डाल लिया, कोई शॉप डाल ली, वो तो डेली बेस की इनकम के। यदि विदाउट वर्क आए, कहीं एसेट्स रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के दिन इंडिया में। यहाँ पे पैसे को काम पे लगाना है हाँ, बेसिकली। पैसे को काम पे लगाना, फिर जो दिन सोते-सोते रात पैसे कमाना। सोते-सोते भी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो वही है कि अपने ज़रूरत के हिसाब से इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और धुलेरा एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं, आप मैं कहूँ मतलब 5 लाख से नीचे भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। हाँ, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स कॉन्टैक्ट भी करेंगे आपको, तो मैं चाहूँगा उनको आप सही डिसीज़न और चीज़ें बताएँ, और अच्छी एक प्रॉपर्टी उनको दें, जो उनको एक अच्छी एप्रिसिएशन के साथ मिले, और आपका एक्सपीरियंस उनके को मिले कि बिल्कुल। मतलब उसमें वो सही डिसीज़न लेने में कामयाब हो पाएँ। हमारा तो देखो, जो भी व्यूअर आपके आएँगे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। हुँ, नहीं तो हम तो सबको ये सजेस्ट देते हैं कि हम गाइडलाइंस प्रॉपर दे देते हैं, फिर जहाँ आपका कॉम्बिनेशन बन रहा हो, जिसके साथ बन रहा हो, जिसको आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, जिसके साथ लीगली आप साउंड हो रहे हो, उससे ले लो, लेकिन धोलेरा लो ज़रूर। आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। आप एक याद करोगे, कहीं गए थे इंद्र भाई ने, अजय भाई ने, एसएस रियल्टी ने, ब्रिलियंट होम में आपसे एक सजेस्ट किया, एक कंसल्टेंट किया बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी हो सकता है आपको रेट वाइज़, आपके बजट वाइज़ उस टाइम सेट नहीं हो रही, लेकिन कभी भी लोगे तो लाइफ टाइम वो, मतलब पीढ़ियाँ बदलने वाली हो। हमारी भी अजय भाई यही कोशिश रहती है कि हाँ, लोग प्रॉपर्टी ले ना लें, बट ध्यान में यही रखें कि वी इन अ गुड थॉट्स, कि हम एक अच्छे लिए दिमाग में नहीं, है। वो जब भी ले लेंगे ना, हाँ, मतलब हमके अलावा, हमारे अलावा भी हाँ, किसी से ले लेंगे, हुँ, तो यदि हमसे एक बार मिले तो हमें याद ज़रूर है, उन्होंने एक सजेशन दिया था और उसकी वज़ह से मैंने ये डिसीज़न ले लिया। बिल्कुल। तो तो वही वो होता है कि बेस्ट विशेज़ हमारे साथ होंगे, बिल्कुल, वो दिल से जो बेसिकली आने वाली। वो रहनी चाहिए, दुआएँ बड़ी होती हैं, हाँ, बड़ा दुआएँ म चाहिए सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी बात होती है। तो वही चीज़ है। तो आज धुलेरा को लेकर हमारे व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर हुआ होगा, जो स्कैम्स वगैरह सब है। तो आपको प्रॉपर्टी में स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी धुलेरा एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट डिफाइंड सिटी है, और आज तक ऐसी सिटी ही नहीं बनी इंडिया के अंदर जो बनने जा रही है। तो इसको लेके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपके बजट सेगमेंट के हिसाब से। इनिशियल बजट आपका 5 लाख का भी हो सकता है, और आपका 50 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पे कॉन्टैक्ट करिए। जी, बाकी थैंक यू धन्यवाद सो अजय मच। भाई हमारे साथ ओके, जुड़ने के लिए। थैंक यू।